हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। पिंड की घूर्णन गति। हम लोग किसी भी रिजिड बॉडी की या किसी भी पार्टिकल के जो निकाय है, कणों का जो निकाय है, उसकी गतियों के बारे में या उसके द्रव्यमान केंद्र के बारे में सब पढ़ रहे हैं। दृढ़ पिंड की घूर्णन गति के बारे में पढ़ना है। पहले प्रश्न तो यह आता है कि दृढ़ पिंड का है। दृढ़ पिंड कहते हैं कि कोई भी वस्तु पर यदि बाह्य बल लगे तो उसके जो कण हैं उनमें सापेक्ष विस्थापन न हो, एक दूसरे के सापेक्ष वो हटे नहीं, तो वो वस्तु दृढ़ वस्तु कहलाएगी। वैसे आदर्श रूप में तो दृढ़ वस्तु कोई भी नहीं है। आप उसको दबाएंगे तो कुछ ना कुछ उसमें विस्थापन होगा, लेकिन वो नेग्लिजिबल है, नगण्य है। इसलिए हम कोई भी वस्तु जो ठोस है हम उसको दृढ़ पिंड या दृढ़ वस्तु मानते हैं। अब ये हम लोगों को घूर्णन गति पढ़नी है। घूर्णन गति में कोई भी वस्तु किसी भी अक्ष के सापेक्ष घूमती है। मान लिया हमारे पास एक ये वस्तु है और यहाँ पर एक इसमें अक्ष है, इसमें हमने कीला गाड़ दिया और उसको हम घुमाएं तो ये इस अक्ष के सापेक्ष, ये इसका अक्ष है, इस अक्ष के सापेक्ष ये घूमेगी, चक्कर लगाएगी। जब ये घूमेगी तो इसके जितने भी कण होंगे, मान लीजिए हम एक रेखा को ले लें, ये अब इसके ऊपर एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, तो ये सारे कण भी तो घूमेंगे, ये सब कण इसी तरह चक्कर लगाएंगे। ये सभी कण इस तरह से चक्कर लगाएंगे अगर ये वस्तु इस अक्ष के सापेक्ष घूमती है। ये चक्कर लगाएंगे यानी वृत्ताकार मार्ग चलेंगे। तो जब कोई भी वस्तु घूर्णन गति करती है, किसी भी अक्ष के सापेक्ष घूमती है, तो उसके अंदर के जितने भी कण होते हैं सभी वृत्तीय मार्ग पर चलते हैं। सभी कणों का अपना एक वृत्तीय मार्ग होता है जिस पर वो चलता है। ये घूम करके जाएगा, फिर वापस आएगा, घूम के जाएगा, फिर वापस आएगा, ये इस तरह से घूमेगा, ये इस तरह से घूमेगा। ये सभी इस वृत्तीय मार्ग पर घूमते रहेंगे। और ये जो हमारा ये इनका सब वृत्तीय मार्ग होगा, उन सब का सभी वृत्तीय मार्गों पे जो कण हैं उनका कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन एक ही होगा, जबकि उनकी स्थानीय यानी विस्थापन और स्थानांतरीय वेग अलग अलग होंगे। इसको थोड़ा इस तरह भी हम देखते हैं। मान लीजिए हम इस पूरी वस्तु को ना देखें, इस पूरी वस्तु का हम केवल इसका एक लाइन हमने खींच दी इस पूरी घूर्णन वस्तु में, और ये जो वस्तु है घूर्णन वस्तु, इसके अंदर ये जो लाइन खींचा उसके अंदर एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, और इस तरह से 1 2 3 4 5, ये 5 कण हैं। ये सभी 5 कण घूमेंगे, यानी ये घूमेगी और घूम करके फिर अपनी जगह आ जाएगी। इसी तरह से ये घूमेगी और घूम करके फिर अपनी जगह आ जाएगी। इसी तरह से ये जाएगी घूमती हुई और फिर अपनी जगह आ जाएगी, और इस तरह से ये घूमेगी और इस तरह आ जाएगी। तो इस तरह से कई वृत्तीय मार्ग आपको दिखाई पड़ेंगे, अर्थात प्रत्येक कण अलग अलग वृत्तीय मार्ग पर चलेगा। अब ये सारे वृत्तीय मार्ग देखते हैं, इनके त्रिज्याएँ अलग हैं। एक कण जो पहला कण है वो तो वहीं है जहाँ घूर्णन अक्ष है। जब वो घूर्णन अक्ष की जगह पर है तो चूंकि घूर्णन अक्ष तो अपनी जगह लगी हुई है, ये तो घूम नहीं रही है। इसका मतलब जो पहला वाला कण है उसके जो वेग है वो 0 है, उसका विस्थापन 0 है, वो इसी बिंदु पर है। लेकिन ये यहाँ से घूम करके और फिर यहाँ आ जाती है, ये घूमती है, ये और दूरी से घूमती है, ये और दूरी से घूमती है। यानी इसकी जो त्रिज्या 2 की है, ये 3 की त्रिज्या और 4 की त्रिज्या, 5 की त्रिज्या, इन सब की त्रिज्याएँ अलग अलग हैं। तो इस तरह से घूर्णन अक्ष में कोई भी पिंड अपने किसी भी अक्ष के सापेक्ष घूमता है, और उस घूमने में प्रत्येक कणों का
जो कोणीय विस्थापन है, यानी कण को मिलाने वाली जो घूर्णन अक्ष से त्रिज्या है, उसको मिलाने वाली जो रेखा है, किसी भी बिंदु को घूर्णन अक्ष से मिलाने वाली रेखा का प्रत्येक कण समान समय में समान कोण बनाता है, यानी कोणीय विस्थापन समान रहता है। और जब कोणीय विस्थापन समान रहेगा तो एकांक समय में चला गया कोण भी समान रहेगा, अर्थात कोणीय वेग भी समान रहेगा। तो घूर्णन गति में ये विशेषता है कि घूर्णन गति में जब वस्तु किसी भी अक्ष के सापेक्ष घूमती है तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं, और उसके प्रत्येक कणों की जो गति होती है वो वृत्तीय गति होती है, वो वृत्तीय मार्ग पर गति करता है। यहाँ पर जब कोई भी वस्तु घूमता है, मान लीजिए हमने कि एक घूर्णन अक्ष है और इसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष एक कण है, मान लीजिए ये कण है, ये कण है और ये इस घूर्णन अक्ष के चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर चलता है। कण P पर है और इसकी त्रिज्या, यानी घूर्णन अक्ष से, ये घूर्णन अक्ष है और उस वस्तु में हमने एक कण पर विचार किया जो कण P पर है। घूर्णन अक्ष से यहां तक की जो दूरी अर्थात त्रिज्या है वो r है। डेल्टा t समय के पश्चात ये इस बिंदु पर पहुंच गया Q पर, और इसको जो मिलाने वाली ये त्रिज्या यहां आ गई, यानी घूर्णन अक्ष से उस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो यहां है, वो इतना कोण बनाती है, ये कोण थीटा है। यदि इसका कोणीय विस्थापन आप देखें तो इतना इसका ये कोणीय विस्थापन है, और अगर इसका स्थानांतरीय विस्थापन देखें कि अपने स्थान से कितना दूरी चली गई, तो इसका स्थानांतरीय विस्थापन है PQ, जिसको हम सामान्यतः यस या यक्स से दिखाते हैं। तो इसमें दोनों प्रकार का विस्थापन हो रहा है। जो कण है ये अपने स्थान में परिवर्तन करता है और अपनी इस दिशा में, यानी घूर्णन अक्ष से मिलाने वाली रेखा की दिशा में, यानी कोण में भी परिवर्तन होता है। यह है यस, यह है थीटा। कोणीय विस्थापन बराबर थीटा, जिसको हम रेडियन में नापते हैं, इसकी नाप रेडियन में की जाती है, यह थीटा है। यह है आपका कोणीय विस्थापन। यदि समान, यानी यहां से यहां तक आने में थीटा विस्थापन हुआ तो सब जगह अगर समान चाल से वस्तु नहीं चल रही है, चाल स्थिर नहीं है, तो हम इसका औसत कोणीय वेग निकाल लेते हैं। इसलिए माध्य कोणीय वेग या चाल, जिसे हम ओमेगा से दिखाते हैं, ये बराबर होगा कोण परिवर्तन की समय दर डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। अगर इसकी चाल समान नहीं है, स्थिर नहीं है, तो इसका भी हम औसत चाल निकालेंगे। माध्य कोणीय वेग या माध्य कोणीय चाल ओमेगा बार का मतलब माध्य, ये बराबर है डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। और इसलिए किसी भी स्थान पर
किसी भी बिंदु पर P पर या Q पर या किसी भी स्थान पर इसकी कोणीय चाल कितनी होगी, जिसे हम कहते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी, तात्क्षणिक कोणीय चाल। तात्क्षणिक कोणीय चाल या वेग, इसको ओमेगा से दिखाते हैं। ये बराबर होगा, हम इसकी लिमिट ले लें, ये छोटा होता जाए तो इसके निकट आ जाए तो हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, जिसको हम लिखते हैं डी थीटा अपान डी टी। ये है रेडियन, यह है रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड, यह है तात्क्षणिक कोणीय वेग। और इसी प्रकार हम माध्य त्वरण, कोणीय त्वरण, ये जो वस्तु घूर्णनगत कर रही है उसके प्रत्येक कण के लिए, इसलिए प्रत्येक कण का माध्य कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण को अल्फा से दिखाते हैं। माध्य कोणीय त्वरण अल्फा बार, एक कोणीय वेग परिवर्तन, समय के सापेक्ष कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो कोणीय वेग परिवर्तन की समय दर को कोणीय यानी कोणीय त्वरण कहते हैं। ये बराबर हो जाएगा डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी, और इसलिए किसी भी समय पर त्वरण बराबर, और इसलिए तात्क्षणिक त्वरण या त्वरण बराबर अल्फा बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी, जो बराबर हो जाएगा डी ओमेगा अपान डी टी। तो इस प्रकार से जिस प्रकार स्थानांतरीय गति में कोई वस्तु एक स्थान से दूसरा स्थान जाती है तो वहाँ पर स्थानांतरीय विस्थापन रहता है, वेग रहता है या औसत वेग रहता है या माध्य वेग रहता है या तात्क्षणिक वेग रहता है, और फिर तो त्वरण रहता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी जो वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है, प्रत्येक कण किसी भी वस्तु का जो घूर्णन गति कर रही है उसका ये विस्थापन हुआ, ये उसका त्वरण वेग है और ये उसका कोणीय त्वरण है। यहाँ पर मैं देखा कि ये स्थानांतरीय विस्थापन भी हो रहा है। तो जो स्थानांतरीय हमारे पास राशियाँ हैं, स्थानांतरीय विस्थापन, स्थानांतरीय वेग और स्थानांतरीय त्वरण, और फिर ये जो कोणीय त्वरण, कोणीय विस्थापन, इनका संबंध क्या है, हम इसका संबंध भी यहाँ निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र से थीटा इक्वल टू चाप यस अपान त्रिज्या आर, और इसलिए ये संबंध हो गया कोणीय विस्थापन और स्थानांतरीय विस्थापन का। यह है आपका कोणीय विस्थापन, यह है आपका स्थानांतरीय विस्थापन। स्थानांतरीय विस्थापन यह है त्रिज्या। ये इसका संबंध हुआ कि जो स्थानांतरीय विस्थापन है वो कोणीय विस्थापन और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये इसका ये संबंध हो गया। अब इसका हम अगर समय के सापेक्ष अवकलन कर दें तो
अवकलन करने पर डी थीटा अपान डी टी बराबर 1/r ds अपान डी टी। डी थीटा अपान डी टी हम जानते हैं क्या है। डी थीटा अपान डी टी कोणीय वेग है, ये कोणीय वेग है। और डी एस अपान डी टी यह स्थानांतरीय वेग है v। तो ये हुआ कोणीय वेग और स्थानांतरीय वेग का संबंध हो गया। कोणीय वेग और स्थानांतरीय वेग का संबंध, इससे हमें ये बात मिला कि जो हमारा वेग है v ये बराबर है ओमेगा इंटू आर। हम इसको अगर वेक्टर में रखना चाहें, क्योंकि ये वेक्टर राशियां हैं, तो हम इसको वेक्टर के रूप में भी रख सकते हैं, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। अगर इसका केवल मान रख लेंगे तो v इक्वल टू ओमेगा आर। पुनः अवकलन करने पर अब इसका अवकलन करेंगे तो आएगा डी ओमेगा अपान डी टी इक्वल टू 1/r डी वी अपान डी टी। ये कोणीय त्वरण है, कोणीय त्वरण अल्फा। ये स्थानांतरीय त्वरण है ए। तो कोणीय त्वरण और स्थानांतरित त्वरण का यह संबंध हुआ। यह है कोणीय त्वरण और स्थानांतरित त्वरण का संबंध। इससे इसको हम वेक्टर के रूप में इस तरह लिख सकते हैं, ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर। हम इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया, जो वस्तु घूर्णन गति करती है उसका प्रत्येक कण जो वृत्तीय मार्ग पर चलता है उसका स्थानांतरी और कोणीय वेगों और उनके त्वरण का संबंध। हम लोगों ने स्थानांतरीय गति में पढ़ा है कि किसी भी वस्तु पर जब बल लगता है तो उस वस्तु में स्थानांतरीय या तो विस्थापन होता है या विस्थापन करने का प्रयास करता है। यानी बल वह बाह्य कारण है जो किसी भी वस्तु में स्थानांतरीय गति पैदा करता है या गति पैदा करने का चेष्टा करता है, प्रयास करता है। यहाँ पर जो घूर्णन गति होती है उसका केवल बल उसको घूर्णन गति पैदा नहीं कर सकता, उसे कहते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण या इसी को कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स आर, इसी को कहते हैं टार्क। टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण क्या है? जब भी किसी वस्तु को हम घूर्णन गति कराएं तो घूर्णन गति कराने के लिए ये, अगर इस पर हम सीधा बल लगाएंगे तो ये विस्थापित हो जाएगा, लेकिन यदि इस पर हम इसके अक्ष से इसको कहीं भी हम कील से ठोक दें और उससे अक्ष से हटकर बल लगाएं तो ये वस्तु घूमने का प्रयास करेगी, यानी इसको घुमाने का प्रयास करेगी। उसे हम कहते हैं बल आघूर्ण। यानी बल आघूर्ण बल का वो प्रभाव है जो किसी भी वस्तु में घूर्णन गति पैदा करता है या पैदा करने का
प्रयास करता है। यानी बल आघूर्ण यह बल का वह प्रभाव है जो किसी वस्तु में घूर्णन गति पैदा करता है या पैदा करने का प्रयास करता है। इसका मतलब यह हो गया कि जब भी किसी वस्तु में घूर्णन गति हो रही होती है तो बल का जो प्रभाव उसको घूर्णन गति करा रहा है या कराने का प्रयास कर रहा है उसी को हम बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण किसी भी वस्तु को विस्थापित नहीं करता, उसको घुमाता है। जैसा मान लीजिए ये हमारे पास एक वस्तु है, इस पर यदि हम बल लगाएं तो यह वस्तु विस्थापित हो जाएगी, इस दिशा में ये विस्थापित हो जाएगी, बल लगाएं। लेकिन यदि इस वस्तु को किसी भी स्थान पर हमने अक्ष लगाया, कील लगा दी और हमने इससे हटकर, क्योंकि इस घूर्णन अक्ष से जितनी ही दूर होंगे तो उसमें वेग पैदा होगा, उसमें बल लगेगा। तो इससे हट करके हमने बल लगाया, हमने यहां पर बल लगाया और जब बल लगाया तो ये हटेगी नहीं बल्कि ये घूमने की कोशिश करेगी, ये घूर्णन गति पैदा करेगी। घूर्णन गति, बल लगाया और ये है हमारा घूर्णन अक्ष। तो यदि किसी भी वस्तु में हम बल लगाते हैं और घूर्णन अक्ष से के परतः घूम सकती है तो इसके कारण वो घूमेगी। यह बल इस घूर्णन अक्ष से जितनी ही दूर होगा उतनी ही आसानी से ये घूम सकेगी या उतना ही कम बल लगा करके इसको घुमाया जा सकेगा। तो ये जो इसका इस अक्ष के परतः इस बल का प्रभाव है, घुमाने का प्रभाव है, हम उसको बल आघूर्ण या इसी को टार्क ऐंठन या मोमेंट ऑफ द फोर्स कहते हैं। इसी को हम ऐंठन कहते हैं, इसी को हम मोमेंट ऑफ द फोर्स कहते हैं या इसी को हम बल आघूर्ण कहते हैं। अब इस बल आघूर्ण की हम माप कैसे करते हैं? बल आघूर्ण को नापने के लिए बल और घूर्णन अक्ष से उस बल की लंबवत दूरी के बराबर इसका मान होता है। मान लीजिए ये हमारे पास अक्ष है, एक अक्ष हमने ये ले लिया, एक अक्ष ये है और एक अक्ष ये है, ये अक्ष जेड है, ये अक्ष y है और मान लीजिए ये अक्ष हमारा x है। ये प्लेन है, ये ऊर्ध्व है और इस तल में एक हमने बिंदु लिया, एक कण है, ये कण है जिसका पोजीशन वेक्टर, ये ओरिजिन है, इसके सापेक्ष इसका पोजीशन वेक्टर r है, इसका पोजीशन वेक्टर r। ये कण है, कण, इसका पोजीशन वेक्टर r है। हमने इस पर बल लगाया, जब इस पर बल लगाएंगे तो ये
इस बिंदु के सापेक्ष घूमने की कोशिश करे। इस पर बल लगाया F। इस बल के कारण O के सापेक्ष कण घूमने का प्रयास करेगा। बल लगाने पर कण P है, ये कण P O के सापेक्ष घूर्णन गति करेगा, घूमेगा, और इसीलिए वो प्रभाव इसको घुमाने में जो काम करता है, और इसीलिए बल आघूर्ण टाउ ये बराबर हो जाएगा R क्रॉस प्रोडक्ट F। इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्योंकि जब किसी वस्तु पर बल लगा करके और उसको ऐंठते हैं, बल आघूर्ण पैदा करते हैं, तो वस्तु की एक दिशा है। अगर बल आघूर्ण इधर को लगाएंगे तो दूसरी गति होगी, अगर इधर को लगाएंगे तो दूसरी गति होगी। उदाहरण के तौर पर स्क्रू है, ऐसे बल लगाएंगे तो ऊपर को स्क्रू जाएगा, ऐसे लगाएंगे तो स्क्रू नीचे को जाएगा। तो इस तरह से जो बल आघूर्ण है वो एक वेक्टर राशि है। उसकी दिशा यदि ये इस दिशा में है, बल इस दिशा में है, तो उसकी दिशा ये होगी। ये दिशा टाउ की है, ये दिशा आर की है, ये दिशा एफ की है। आर और एफ इन दोनों के लंबवत दिशा में टाउ है। जो आर है और जो एफ है ये एक्स वाई तल में है, और इसलिए एक्स और वाई तल के लंबवत जेड है, इसलिए टाउ की दिशा जेड की दिशा में होगी। टाउ की दिशा जेड दिशा में होगी, जेड दिशा में होगी यदि बल इस दिशा में लगेगा तो। अगर बल इस दिशा में लगता है, उल्टी दिशा में, तो ये माइनस टाउ की दिशा में हो जाएगा, माइनस जेड की दिशा में हो जाएगा, नीचे की ओर इसकी दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया कि बल आघूर्ण क्या है और बल आघूर्ण का मान कितना होगा। तो बल आघूर्ण वेक्टर के रूप में तो इतना होगा, और इसका अगर मान हम निकालेंगे तो इसका मान बल आघूर्ण का परिमाण टाउ बराबर आर इंटू एफ साइन थीटा, जहाँ थीटा इस आर और एफ के बीच का कोण है। थीटा इन दोनों के बीच का कोण है। आर एफ साइन थीटा, या थीटा 90 हो तो बल आघूर्ण मैक्सिमम होगा। अगर इनके बीच में 90 अंश का कोण बनेगा तो टाउ का ऐंठन का मान मैक्सिमम होगा। इसीलिए जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो उसके ठीक लंबवत किनारे पर बल लगाते हैं, आराम से खुल जाता है। तिरछा लगाएंगे तो उतने आराम से नहीं खुलेगा। और अगर जहाँ हिंज लगा है, जहाँ पर दरवाज़ा घूमता है, अगर वहाँ लगा देंगे तो बल मुश्किल से खोल पाएंगे, क्योंकि दूरी कम हो जाएगी। जब दूरी कम हो जाएगी तो बल आघूर्ण का मान भी कम हो जाएगा। तो जो बल आघूर्ण है वो दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो आप कितनी दूर पर लगाते हैं, कितना बल लगाते हैं, और बल दूर यानी जो हमारा आर है उसका पोजीशन वेक्टर और बल के बीच का कोण का मान कितना है। यदि थीटा 90 तो टाउ महत्तम, ये महत्तम मान है। ये हो गया बल आघूर्ण।
हम लोगों ने बल आघूर्ण के बाद अब दो चीज़ें हमें पता चल गई कि स्थानांतरीय गति में जो काम बल करता है, बल विस्थापन करता है या विस्थापन करने का प्रयास करता है, घूर्णन गति में वही काम बल आघूर्ण करता है, अर्थात वो किसी भी वस्तु को घुमाता है या घुमाने का प्रयास करता है, ठीक वही काम। अब यहाँ पर हम लोगों ने स्थानांतरित गति पढ़ी है और स्थानांतरित गति में हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि कई समीकरण हैं स्थानांतरित गतियों में। तो यहाँ घूर्णन की जो गति है, ये इस गति में भी उसी तरह के समीकरण हैं, क्योंकि यहाँ भी जब वस्तु घूमती है तो कभी विराम में रहेगी, कभी घूमेगी, कभी उसका घूर्णन गति में परिवर्तन होगा अर्थात त्वरण पैदा होगा। ठीक उसी तरह की सारी बातें होती रहती हैं। यानी घूमने वाली वस्तु विराम में घूमना शुरू करेगी, तो बढ़ता जाएगा वेग, तो अंतिम वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें त्वरण भी पैदा हो रहा होगा, और ये वस्तु घूम रही होगी अर्थात कोणीय विस्थापन भी पैदा हो रहा होगा। तो इस तरह से कई समीकरण ऐसे हैं जो घूर्णन गति में भी ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे हमारी स्थानांतरित गतियों में होते हैं। स्थानांतरित गतियों में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो किसी भी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग होता है उसे हम u से प्रदर्शित करते हैं। ये स्थानांतरित गति का है। स्थानांतरित गति में जो प्रारंभिक वेग है हम उसको u से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारी कोणीय वेग है या घूर्णन गति है, इसमें जो प्रारंभिक वेग है उसको ओमेगा 0 से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से अंतिम वेग है, अंतिम वेग उसको यहाँ v से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर जो हमारा अंतिम वेग है उसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर त्वरण है उसको हम a से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर कोणीय त्वरण है जिसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो जिस तरह के यहाँ पे हमने समीकरण बहुत सारे निकाले, तो यहाँ भी उसी तरह के समीकरण हैं हमारे पास। हम उन्हीं समीकरणों को ज्ञात करते हैं या निकालते हैं। तो प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। यह प्रथम समीकरण है। हमको निकालना है कि ये इतना होगा। इसको निकालने के लिए हमें जानते हैं कि अल्फा इक्वल टू, अल्फा त्वरण है, वेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपान डी टी, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपान डी टी। कोणीय त्वरण, और इसीलिए डी ओमेगा बराबर अल्फा डी टी। ओमेगा का मान प्रारंभिक वेग से लेकर अंतिम वेग तक परिवर्तित होगा, और समय जहाँ से प्रारंभ हुआ यानी 0 से लेकर t तक परिवर्तित होगा, और अल्फा इसका स्थिरांक है। हम मान के चल रहे हैं कि त्वरण स्थिर है, तो इसका समाकलन कर दिया। समाकलन करने पर डी ओमेगा इसका कर दिया, ओमेगा 0 से चलेगा
अंतिम वेग ओमेगा तक यह वेग परिवर्तित होगा। अल्फा स्थिर है इसलिए इसका समाकलन नहीं होगा। dt का समाकलन समय 0 से शुरू होगा और t तक परिवर्तित होगा। डी ओमेगा का ओमेगा होगा समाकलन, यह है ओमेगा 0 और यह है ओमेगा, यहां होगा अल्फा, ये अल्फा है, dt का t, ये 0 से लेकर t तक। एक बार इसकी जगह इसको रखेंगे, इसको रख के सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसलिए ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अल्फा, और इसी तरह यहाँ एक बार t की जगह t रखेंगे, एक बार इसकी जगह 0 रखेंगे, या ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0, उधर जाएगा माइनस का प्लस होगा, ये हो जाएगा अल्फा t। ये हमारा घूर्णन गति का पहला समीकरण है, प्रथम समीकरण, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। और ये समीकरण ठीक वैसा ही है जैसा हमने स्थानांतरित गति में पढ़ा है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये उसी के तुल्य है, वही समीकरण है। यह स्थानांतरित गति का है और ये घूर्णन गति का है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है।